आपकी वाणी आकाशवाणी। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं, जिया भी जाए। हर मुश्किल से आगे बढ़कर रास्ता बनाया जाए। जो थाम ले हौसलों को अपने हाथों में, वही अपनी तकदीर को नया आकार दिलाए। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम आशियाना, और आज आशियाना के साथ मैं हूं आपका दोस्त संतोष द्विवेदी और मैं राजलक्ष्मी। और आज हमारे साथ हैं ऐसी सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की धनी, जिन्होंने अपने संकल्प और मेहनत से न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि अनगिनत युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की जानी मानी अधिकारी, प्रभावशाली वक्ता और युवाओं की प्रेरणा सोनल गोयल जी, आपका एफएम रेनबो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष जी, राजलक्ष्मी जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल जी, आज देश में जोर शोर से विजन 2047 की बात हो रही है। अब जब लगभग आपके 2 दशक भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने को हैं, और जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो देश की रीढ़ भी हैं, देश वहीं से चलता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विजन 2047 है, एक आम आदमी कैसे समझे, और इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा या दूसरी प्रशासनिक सेवाओं की क्या भूमिका है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, और उसी कड़ी के अंतर्गत जो एक हम लोगों को एक टारगेट दिया गया है, विकसित भारत 2047, उसमें सिर्फ आईएएस ऑफिसर या किसी पब्लिक लीडर का ही रोल नहीं है, उसमें हर देश के नागरिक का एक कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करते हैं देश की विकसित होने की, देश की डेवलप होने की, तो जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य शैली में है, वो जिस भी प्रोफेशन में है, या इवन एक हाउस वाइफ है, एक होम मेकर है, तो किस तरीके से हम अपने देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और ये जो पूरी एक एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जो एक तरीके से एक परिवार को हम देखते हैं कि जैसे एक परिवार में हर सदस्य की एक भूमिका है, इसी तरीके से हमारे देश की प्रगति में भी हर सिटीजन की, हर नागरिक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो जिम्मेदारी सबको लेने की आवश्यकता है। जिस भी फील्ड में वो इस वक्त काम कर रहे हैं, उसमें उस विजन के साथ अलाइन होके कैसे अपना योगदान करे, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, पॉलिसी पैरामीटर्स हैं, उसके अंतर्गत जो पिछले लगभग 10 सालों में जो हमारा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय है। और ये सिर्फ सरकार अपने आप नहीं कर सकती। जब तक हम इसको एक जन आंदोलन की तरह ना लेके जाएं, तब तक ये नहीं हो पाएगा। और यही मुहिम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है, और उसके बहुत ही कारगर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, विशेष रूप से हमारे ग्रामीण अंचलों में, विशेष रूप से जितने भी फील्ड एक्टिविटीज हैं, फील्ड स्कीम्स हैं, उसके अंदर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि भारत की आत्मा भी गाँवों में ही बसती है। जी मैम, आपने विजन 2047 की बात की, इससे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने इसमें नागरिकों की भागीदारी की बात की है, लेकिन बतौर एक महिला प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस मुहिम में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या क्या आपको सशक्त बनाता है कि एक महिला के पास ये एडेड एडवांटेज है? देखिए, जहां तक मेरा खुद का करियर ग्राफ है, तो ऐसा था कि मैं जब अपनी स्कूली शिक्षा कर रही थी, तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कॉलेज में जब मैं गई, तो कॉलेज में थोड़ा सा जैसे दुनिया देखते हैं, तो मेरा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ, मेरी पढ़ाई शुरू की कॉलेज की। और 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जब मेरा लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, उस समय मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। लेकिन उस समय ऑलरेडी मैं एक कॉर्पोरेट करियर की तरफ अपने प्रयास कर रही थी, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स कर रही थी, जो कि फाइनल स्टेज पे जा चुका था। तो ये जो शिफ्ट मेरा करियर को लेके हुआ, सर्विस की जर्नी में जो एंट्री हुई, वो काफी बाद में मेरा रुझान आया। और फिर जब ये बात मैंने फैमिली में भी डिस्कस की, तो इनिशियली बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक एप्रीहेंशंस आई बहुत सारी, क्योंकि एक लड़की होने के नाते, जैसे कि आपका सवाल भी है कि एक महिला होने के नाते हमारा क्या योगदान है, या उसमें क्या कठिनाई हम लोगों को देखने को मिलती है। तो हमारा परिवार मूलतः पानीपत जिले से बिलोंग करता है, हरियाणा, और ये बात है 2004 की लगभग। तो आज से 2 दशक पहले की बात है, जब ये रुझान मेरे मन में आया कि मैं सिविल्स के अंदर जाऊं, कि मुझे देश के लिए कुछ अपना योगदान देने का मौका मिलेगा। तो जब ये चीजें सब हो रही थी, तो
बहुत सारी एप्रीहेंशन थी लाइफ में, और काफी सारी चीजों को, जैसे हम सबको पता है कि ये बहुत ही एक डिफिकल्ट एग्जाम है और बहुत सारी चीजें आप स्टेक पे सैक्रिफाइस करके आप इसको क्लियर कर पाते हो। 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मेरी ये जो जर्नी शुरू हुई, पहले त्रिपुरा कार्डर मुझे मिला, तो त्रिपुरा में लगभग 8 साल में रही। उसके बाद हरियाणा मैंने डेपुटेशन में काम किया 4 साल, फिर अब दोबारा से मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ हूँ। तो महिला होने के नाते पहली तो बात यह है कि आज भी हमारा समाज इक्वल नहीं है। पेट्रियार्की हमारे समाज में बहुत पहले से थी, आज भी है, कम जरूर हुई है। मैं बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ महिलाएं अब हर क्षेत्र में आ रही हैं, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। और साथ साथ महिलाओं को जब हम लीडरशिप प्रोफाइल में देखते हैं तो कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जो एक महिला अपने साथ हमेशा लेके आती हैं, जैसे उनका जो बिहेवियर है, दे आर जनरली मोर कंपैशनेट, दे आर एम्पैथेटिक। तो जब महिलाएं हमारा नेतृत्व करेंगी हर फील्ड में, तो हमारी जो पॉलिसी प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो जेंडर इंक्लूसिव होगी, जो कि इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। और विकसित भारत की जब बात करें तो महिलाओं की इक्वल भागीदारी के बिना ये संभव नहीं होगा। मैम, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो आपका एक कैंपेन था त्रिपुरा के गोमती जिले में शुरू किया गया, नंदिनी कैंपेन जी, उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो काफी प्रभावशाली रहा हमारे बिहेवियरल चेंज को लेके, स्पेशली समाज में बिहेवियरल चेंज लाने के लिए। तो वर्ष 2015 में जब मैं गोमती जिले में कलेक्टर थी, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पानीपत जिले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लॉन्च हुआ था। जनवरी 2015 की बात है ये, और मैं उस वक्त गोमती जिले में थी, पोस्टेड थी त्रिपुरा में। तो इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ WCD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 जिले फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर चूज किए थे, और इन जिलों को चूज करने का क्राइटेरिया था कि जिनके अंदर हमारे सेंसस के अनुसार सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो वो जिसमें कम था, उन जिलों का चयन किया गया 100 पायलट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। तो उसके अंदर त्रिपुरा में से 2 जिले चूज किए गए, गोमती और साउथ त्रिपुरा। तो मुझे शुरुआत में बुरा भी लगा कि क्योंकि आप देखें कि वहाँ इंडिकेटर के हिसाब से वो स्टेट एवरेज से कम था वहाँ पे, तो जो बच्चे जन्म ले रहे थे वहाँ जिले में, तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल की जो संख्या है वो कम थी, और वो जो संख्या थी वो स्टेट एवरेज से भी कम थी। तो वो चैलेंज था। और मैं ये मानती हूँ कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की बात करते हैं, तो ये एक स्कीम एक कोई टारगेट बेस्ड फिजिकल क्वांटिटेटिव स्कीम नहीं होके ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हमें बिहेवियरल चेंज की तरफ हमें लेके जाना है। तो इसके लिए हमने नंदिनी कैंपेन, मैंने जिले में अपने सब अधिकारियों से बात की, तो ये कैंपेन को लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने का यही एक उद्देश्य ये था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, आंगनवाड़ी सेंटर्स और हमारे जो स्पोर्ट्स विभाग है, रूरल डेवलपमेंट है, पंचायत विभाग है, तो किसी न किसी तरीके से इसको जन आंदोलन के रूप में हमें इम्प्लीमेंट करना है, और लोग किस तरीके से उसे अडॉप्ट करें, ये इसका मेन उद्देश्य था। और नंदिनी जो कैरेक्टर है वो कवि गुरु श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक नॉवल है, उसका कैरेक्टर था जो कि विमेन एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसको लिया गया। और बहुत ही इसको लगभग 1.5 से 2 साल में उसको हम इस तरीके से लेके जा पाए कि एक तो पार्ट होता है कि हमारा PCPNDT के अंदर एनफोर्समेंट का, तो एनफोर्समेंट एक्टिविटी को भी बढ़ाया गया, और साथ ही साथ में हमारा जो अवेयरनेस जनरेशन पे बहुत ज्यादा, मैं मानती हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर थे सोसाइटी में, डिपार्टमेंट्स के अलावा जो लोग थे वहाँ, NGOs थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने बहुत उसमें हमारा सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, जनता की भागीदारी से ही कोई भी प्रयास सफल होता है। और जैसे कि आपने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन पानीपत से शुरू हुआ, और कहते भी है कि एक महिला अपने आप एक यूनिवर्सिटी होती है। श्रोताओं, जो इन्होंने हमें अभी ट्यून किया, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं IAS सोनल गोयल जी। आप त्रिपुरा की सचिव हैं, और हम आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं IAS सोनल गोयल जी। मैम, अब कुछ बात करते हैं आपकी UPSC की जर्नी से रिलेटेड। आपने शायद दूसरे प्रयास में AIR 13th रैंक हासिल की, तो उस रणनीति के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरी जर्नी बेसिकली शुरू हुई 2005 में, और 2005 में जब मैंने शुरुआत की तो मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुकी थी, और CS की पढ़ाई करके अपना जॉब स्टार्ट कर चुकी थी। तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया मैंने, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, और साथ
साथ ही मैंने LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मैंने ज्वाइन किया, फैकल्टी ऑफ लॉ। वो रेगुलर कोर्स था। तो बेसिकली मेरी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी थी उसमें बाकी और 2 चीजें साथ में चल रही थी। तो LLB की क्लासेस हैं वो भी मुझे अटेंड करनी पड़ती थी, और उसमें हम सबको पता है जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम है तो उसकी क्लासेस, और हर 6 महीने में LLB के 3 साल तक उसके एग्जाम देना, और साथ ही साथ में मेरी जॉब का भी जो काम रहता था उसको मैनेज करना। तो 2006 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैंने प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को फाइनल कॉल जो होता है इंटरव्यू का वो नहीं आया। उसका मायना ये रहा कि मैं फेल हुई। तो वो फेलियर काफी बड़ा था, क्योंकि इससे पहले कभी इतने हाई लेवल के एग्जाम में मैंने अपियर भी नहीं किया था और ऐसे फेल नहीं हुई थी कभी। तो जब मार्कशीट रिलीज हुई मेंस एग्जामिनेशन की, तो एक और थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला, या शायद मुझे अंदर से पता था कि शायद मेरा कारण क्या रहेगा फेल होने का, और वो ये था कि जो मेरी कमजोरी रही थी स्कूल के समय में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जिन सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ी वीक थी अपने स्कूली शिक्षा के दौरान, उन्हीं सब्जेक्ट्स में, क्योंकि यूपीएससी में जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स का, उन सब्जेक्ट्स में मेरे नंबर बहुत कम आए थे, और जो कि स्कूल के टाइम से ही मेरी एक लिमिटेशन रही थी। तो जब ये सब सामने आया तो माइंड में एक बात जरूर आई कि भाई अब अगर इसमें मेहनत नहीं की तो दोबारा से परिणाम सेम ही होगा, और सिलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिर मैंने अपने आप को जितना, मैं कहते हैं ना कि पुश कर सकती थी, उतना पुश किया, एंड आई कॉन्शियसली वर्कड कि मेरी जो ये वीकनेस रही है अभी तक, क्योंकि कॉमर्स की स्टूडेंट थी तो 10वीं के बाद बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी, आई वॉज आउट ऑफ टच, और फ्रैंकली सिविल्स में आने का भी जो रुझान था वो बहुत बाद में हुआ। तो कहते हैं ना कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि जो पहले से ही सोच रहे हैं कि यूपीएससी में जाना है तो एक ओरिएंटेशन डेवलप है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, और सब चीजें नई 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 थी मेरे साथ। तो ये सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने 2007 में दिया, उसमें मैंने इन चीजों पे काम किया, अपनी जो वीकनेस थी उस पे रिमूव करने का काम किया, स्ट्रैटेजी के साथ काम किया, आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया मेंस में, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका कोई और मुकाबला नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, उनको अटेम्प्ट कर करके मैंने अपनी जो है प्रैक्टिस की, और जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉल भी आई, अपने बैच में मेरा रैंक 13th आया। और उसके साथ साथ इससे ज्यादा मुझे जो खुशी देने वाला जो एक अचीवमेंट है, जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ, वो ये रहा कि मेरे जो मार्क्स जनरल स्टडीज में आए इस अटेम्प्ट में, वो मेरे हायर थे देन माय कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कॉमर्स, अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा नंबर जीएस में आए। तो ये बच्चों के लिए एक उदाहरण है कि जब आपकी कोई बहुत सालों की अगर कोई लिमिटेशन है, उसको भी आप चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। और फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और हम किस तरीके से उस फेलियर को एनालाइज करते हैं, ओवरकम करते हैं अपनी वीकनेस को, कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, ये हमारे एफर्ट्स पे, हमारी स्ट्रैटेजी पे, और जो आजकल बच्चे बोलते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क, उस पे डिपेंड करता है। तो फेलियर को देख के निराश नहीं होना है, उसे सीखना है कि हम बेहतर कैसे करें। फेलियर के बात की आपने, फेलियर के समय पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिताजी ने आपके हमेशा बैकअप प्लान की बात कही है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या लगता है कि यूपीएससी के टाइम बैकअप प्लान रखना कितना जरूरी है? देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी है बहुत अनसर्टेन जर्नी है। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को एक रियलिस्टिक असेसमेंट करने की भी सुझाव देती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं या आपके पास 8 अटेम्प्ट हैं, या मान लीजिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हर साल ही एग्जाम दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम दीजिए, और एक कट ऑफ टाइम भी अपने लिए निर्धारित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करें तो अपने यूथ के प्राइम ईयर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस जर्नी के अंदर, और वो जो जर्नी है, वो जर्नी में जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 1% है। आज के दिन में 10 लाख बच्चा प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहा है, और जो सिलेक्शन लिस्ट आती है वो 1000 के लगभग सिलेक्शन लिस्ट आती है, कभी कभी उससे कम में भी आती है, 900 समथिंग भी कैंडिडेट्स होते हैं सिलेक्ट।
तो उसको एक रियलिटी असेसमेंट करते हुए प्लान भी इसलिए मैं मानती हूँ जरूरी है कि मान लीजिए आपने 2-3 साल यूपीएससी की पढ़ाई की और आप नहीं अपनी सिलेक्शन कर पा रहे हैं या आपकी रैंक नहीं आ पा रही है लिस्ट में, तो ऑल्टरनेटिवली आप लाइफ में क्या कर सकते हैं इसका हमेशा से आपको एक इंडिकेशन माइंड में होना चाहिए और उसका प्लान जरूर होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जिनका प्लान भी होता है वो प्लान ए नहीं अचीव कर पाते हैं, तो मैं उस थ्योरी से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने गोल की तरफ जाने के लिए हो सकता है आप अगर इस रास्ते से नहीं पहुंच पाए तो आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। और देश सेवा सिर्फ यूपीएससी में रह के ही नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिससे आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी वाणी आकाशवाणी।